नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची की संकल्पना। देखिए, 8वीं अनुसूची क्यों बनाई गई इसके बारे में आज जानेंगे। तो भारतीय संविधान में भाषाई विविधता को मान्यता देने के लिए अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 के तहत 8वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं को मान्यता, संरक्षण और विकास प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। 8वीं अनुसूची की जो मूल संकल्पना है उसमें अगर देखें तो ये भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, यानी ये वो भाषाएं हैं जिनको की संविधान में मान्यता प्राप्त है। इसमें शामिल भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। इन भाषाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो भाषाई समृद्धि का संरक्षण करना, शिक्षा, साहित्य तथा प्रशासन में उपयोग को प्रोत्साहन देना, यानी प्रत्येक क्षेत्र में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाए। हिंदी के विकास के साथ साथ भारतीय भाषाओं के सह अस्तित्व को भी सुनिश्चित करना, यानी जो भारत में अन्य राज्यों में भाषा बोली जा रही है उन भाषाओं को भी सुरक्षित करना, ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के समय जो स्थिति थी उसमें प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल की गई थी, जिसमें हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल है। समय के साथ साथ इसमें विस्तार हुआ। भारत की भाषाई पहचान को व्यापक मान्यता देने के लिए इस अनुसूची का विस्तार किया गया था। इसमें 1967 में सिंधी को शामिल किया गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल किया गया, 2004 में वोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया, जिससे इन भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? ये भाषाएं 22 हो गई। यानी 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषाएं हैं वो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची के महत्व को अगर देखें तो इसका क्या महत्व है? एक है इसका सांस्कृतिक महत्व। अगर देखें तो इससे भाषाओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को संरक्षण मिला है। वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, संस्कृति हो या जो साहित्यिक विरासत है, कौन सी भाषा? जो ये 22 भाषाएं हैं। इसका शैक्षिक महत्व भी सामने आया, यानी शिक्षा में इनको महत्व दिया गया। इन भाषाओं में शिक्षा, पाठ्यक्रम और साहित्य का विकास संभव होता है। प्रशासनिक स्तर पर भी इसको महत्व दिया गया। लोक सेवा आयोग, बैंकों, सरकारी परीक्षाओं, नोटिस आदि में इन भाषाओं का उपयोग सुनिश्चित हुआ। हिंदी के विकास के संबंध में भी इनका अगर देखें तो महत्व है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के विकास के लिए अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द संपदा ग्रहण करने के निर्देश है। ये किसमें है? 351 में। इन भाषाओं से शब्द संपदा हिंदी का विकास करेगी, इसके भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा? भाषाओं में पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। तो 8वीं अनुसूची को बनाने का जो महत्व है वो इन बिंदुओं से आप समझ सकते हो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, इसका शैक्षिक महत्व भी है, प्रशासनिक स्तर पे भी ये महत्वपूर्ण है और हिंदी के विकास में भी इनका पूर्ण सहयोग है। अब यहाँ पर सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं, यानी इनके कुछ ऐसे भी हैं जो सीमाएं निर्धारित करती है या ये इसको पीछे लेकर जाती है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना जाता। ये देखिए, हिंदी के लिए ये काफ़ी नकारात्मक विचार है, क्योंकि हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष में बोली जाती है, लेकिन फिर भी उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, तो वो राज्य की भाषा है, राष्ट्र की भाषा नहीं है। अनुसूची में शामिल होने का लाभ है, पर इससे भाषा को विशेष राजनीतिक दर्जा नहीं मिलता। माना कि उसका संरक्षण हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, लेकिन उसको राज्य राजनीतिक स्तर पर कोई खास अहमियत या दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो निष्कर्ष तौर पर अगर देखें, 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की वह संकल्पना है जो भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विरासत और भाषाओं के संरक्षण संवर्धन को सुनिश्चित करती है। यह भारतीय एकता को मजबूत करने वाला प्रावधान है जो भाषा नीति में संतुलन और समावेशिता की भावना को प्रोत्साहित करती है, यानी उससे क्या है? सामंजस्य स्थापित होता है, भाषा में संतुलन बनता है, सभी भाषाओं के आपस में जो सांस्कृतिक विरासत है वो सुरक्षित होती है, उसका संरक्षण भी होता है और उसका संवर्धन भी होता है, यानी उसको सुरक्षित भी है और उसको बढ़ावा भी मिलता है। किसके माध्यम से? 8वीं अनुसूची के
माध्यम से। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।